सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उड़िया में नहीं बोल सकती और मेरी मातृभाषा में भी नहीं बोल सकती, राष्ट्रभाषा में बोल सकती हूँ। तो सभी मान्यवर साथी जो भूतपूर्व मंत्री हो, भूतपूर्व अधिकारी हो, अलग अलग एकेडमिशियंस हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी बहनों और भाइयों को जिंदाबाद। मैं वैसे तो प्रफुल्लदा के जुझारू भाषण के बाद क्या बोलूँगी, एकदम सवाल आता है। और जो अधिकार यात्रा प्रफुल्लदा और सभी साथियों ने मिलकर निकाली थी, उसके समारोह के कार्यक्रम में ही मैं आने वाली थी, लेकिन अचानक बीमारी आ गई और मैं नहीं आ पाई। लेकिन आज आने का जो मौका मिला है और आपके साथ संवाद का, वो भी बहुत महत्व का है और चुनौती भरा भी है, क्योंकि केवल उड़ीसा नहीं, पूरे देश में जो चेंज आया है, केवल इकोलॉजिकल क्लाइमेट का चेंज नहीं है, ये इकोनॉमिक क्लाइमेट बदला है, सोशल क्लाइमेट बदला है, पॉलिटिकल क्लाइमेट बदला है। जैसे प्रफुल्लदा ने कहा, हम किसी पार्टी में नहीं हैं, हम जन आंदोलनों के साथी हैं। और मुझे याद आता है कि किशन पटनायक जी के साथ जब शुरुआत में मैं काशीपुर से लेकर बोलांगीर तक और बहुत सारी जगह पे गई थी, और प्रफुल्लदा के साथ भी बहुत जगह पर गई हूँ ओडिशा में, तो एक ही बात मन में आती थी कि लोगों पर कितना अन्याय हो रहा है। और आज उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो और अभी बिहार, आपको पता होगा कि बिहार में 11 टाउनशिप्स बन रही, नए मुख्यमंत्री ने जाहिर किया। उसका आप अगर प्लान देखेंगे तो जहाँ पूरा रूरल एरिया है, पीढ़ियों से बसे हुए ग्रामीण समाज के लोग हैं, वहाँ टाउनशिप्स बनाने वाले, उनको सबको हकाल देने वाले। क्या कोई शहर का हिस्सा बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिराकर ग्रामीण लोगों को दे सकते हैं? नहीं, यही फर्क है। पर फर्क केवल ग्रामीण और शहर वासियों में नहीं है, ये गैर बराबरी है देश में। और ये गैर बराबरी का जो आतंक है, उस आतंक को सवाल करने वाले प्रफुल्लदा के जैसे हो या जेना के जैसे हो या कोई भी हो, हम लोगों को ही आतंकवादी कहना चालू करेंगे कोई, तो हंसे कि रोए, ऐसी स्थिति है। पर आज जो उड़ीसा में हो रहा है, वो क्या हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं, जान भी रहे होंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो जीने के अधिकार का हिस्सा है मूल निवासियों का, प्रकृति निर्भर सभी समुदायों का, उसमें खेती पर जीने वाले हो, वनोपज पर जीने वाले हो, मछुआरे हो, उसमें पशुपालक हो, सभी का। लेकिन वो जीने के लिए आधार हमारे लिए भी है। ये तो कोरोना जैसा वायरस आया और पेंडेमिक में जो हुआ, इसने साबित कर दिया है। बड़े बड़े धन बल होते हुए भी लोग मृत्यु के कगार पर ढकेले गए। अब इसमें चाइना के वुहान का क्या था रोल और वैक्सीनेशन का क्या था, और ये बात अभी छोड़ दें। लेकिन हमारे आदिवासी क्षेत्र में एक भी कोरोना नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों ने उनको सुरक्षा दे दी, उन्होंने वैक्सीनेशन भी नकार दिया। लेकिन आज क्या हम ये नहीं जानते हैं कि हरा आच्छादन पृथ्वी पर जो है, वो जब तक नहीं रहेगा
जब नहीं रहेगा तब हमें प्राण वायु भी नहीं मिल सकता। ये ऑक्सीजन कोई कॉन्सेंट्रेटर में, ऑक्सीजन प्लांट में नहीं बनता। लेकिन आज सब जगह अब देख रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, ये कहते हुए जो 100-200 साल पुराने जंगल रहे हैं वो भी खत्म किए जा रहे हैं। और एक एक जगह पे उस जंगल को बचाने वाले पीढ़ियों से जो सही कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रहे हैं उनको ही विस्थापित किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है। जंगल के लिए केवल नहीं, जंगल के नीचे की जमीन या उसके नीचे के खनिज संपदा के लिए। कहीं हीरा है, कहीं कोयला है। हसदेव अरण्य में छत्तीसगढ़ के, बक्सवाहा में मध्य प्रदेश के हीरा है, और उड़ीसा में बॉक्साइट है। कहीं कोयला है, कहीं लोहा भी है। केओंझार में मैं गई थी तो याद आती है। आज ये सभी बातें जो प्रकृति पर आघात कर रही है, ये किस आधार पर हो रही है, ये हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और उस बुनियादी मुद्दों पर ही हम लोगों को कार्यरत होना चाहिए। सवाल केवल जंगल का नहीं है, नदियों का है। एक एक नदी पर आज आक्रमण हो रहा है। आपको पता होगा या नहीं कि साबरमती नदी पर पहला रिवर फ्रंट बना, उसमें अहमदाबाद के, गुजरात के हाईकोर्ट का आदेश आप देखेंगे तो आप चकित हो जाएंगे कि कितना तमाचा पड़ा है सरकार के मुंह पर। में होती है, ब्राजील में होती है, बड़े बड़े ग्लोबल समिट्स में होती है, लेकिन कौन है जिन्होंने इसको बचाया है पीढ़ियों से? वो है आदिवासी, वो है दलित, वो है श्रमिक, वो है खेतिहर, जिनकी जिंदगी समता, सादगी, स्वावलंबन, ये 3 मूल्य जो हमारा जन आंदोलन का मूल्यों का चौखट है, ला के रहेगा जन आंदोलन, समता, सादगी, स्वावलंबन, वही उनके जीवन प्रणाली का आधार है। ऐसे लोग आज भुगत रहे हैं ये गैर बराबरी का आतंक, क्योंकि उनके पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जो श्रम की कुंजी है, उनका सबसे ज्यादा योगदान है। अरे कौन बनाता है भाई बिल्डिंग्स 60 मंजिली? कौन बनाता है हाईवे? आज के ऐसे जलवायु परिवर्तन के, क्लाइमेट चेंज के परिस्थिति में भी, गर्मी में पसीना नहीं खून बहाते हुए कौन काम करते हैं? जिनकी मौतें हो गई थी कोरोना के काल में 1,53,000 लोगों की हमारे पास आंकड़ा नहीं है, ये संसद ने जवाब दिया। तो ये जो हो रहा है कि एक बाजू गैर बराबरी का आतंक है और दूसरी बाजू उसका आघात है उन्हीं लोगों पर जिन्होंने कभी गैर बराबरी का लाभ नहीं लिया है, जिन्होंने कभी प्राकृतिक संसाधनों की लूट नहीं चाही है, नहीं मानी है। उल्टे हर चीज को बचाना, जंगल के वनोपज का उपयोग भी करेंगे पर जंगल खत्म भी करेंगे, मछली भी पकड़ेंगे पर महाजाल लेकर अगली पीढ़ी पे मछली इसी बार खत्म नहीं कर, खेती भी जैविक रूप से करेंगे। ये सब जिनकी जैविक प्रणाली रही है, उन्हीं के हाथ में जो संसाधन है उसको आज छीना जा रहा है। और ये छीनना जो है वो बताते तो है कि हम कानून से कर रहे हैं। जो सत्ता के पद पर है उनका कोई भी निर्णय दावे के साथ लिया जाता है कि हम कानून का आधार है। क्या है? ये संविधान के आधार पर ही हो रहा है। ये संविधान पर हाथ रखकर जो शपथ देते हैं, वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति। लेकिन सांसदों ने अगर ये हाथ में रखा तो उनको संसद से बाहर किया जाएगा। ये सब बातों के सबसे महत्व का होता है संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं, जिसमें समता और न्याय की बात है, जिसमें देर से सही पर समाजवाद शब्द नहीं, मूल्य शामिल हुआ है। ऐसे संविधान के तहत अगर
कोई राज्य या केंद्र शासन चलना है तो किस आधार पर चलना चाहिए? जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मार्गदर्शक सिद्धांत। बाबा साहब ने तो कहा था कि ये मार्गदर्शक सिद्धांत अभी बुनियादी अधिकारों का जो संभाग है संविधान में कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। संविधान सभा में विवाद हुआ और ये मंजूर नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान देने वाली बात है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब हाथ में लेकर आप ये नहीं कह सकते कि संविधान के अनुच्छेद 39 में ये लिखा है कि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं हो। ऐसी अर्थव्यवस्था देश में होनी चाहिए। क्या आज ऐसी अर्थव्यवस्था है? हर दिन 1000 से 1600 करोड़ कमाने वाले अब्जा-ईश है और उनकी संपत्ति कोरोना में 3 गुना से 8 गुना तक अलग अलग बढ़ी है। इनके 5 या 6 नाम है क्या? 1% सबसे धनिक लोगों के हाथ में देश की 40% संपत्ति। जो इनकम है पूरे देश का वो 10% लोगों के हाथ में 60% का है और 50% जो नीचे के स्तर के माने जाते हैं उनके हाथ में 15% इनकम है। वो आपके उड़ीसा के जिन लोगों को पलायन दिए मजबूर होना पड़ता है, उनको जिनको कोरोना के काल में महाराष्ट्र के एक रेलवे स्टेशन का रात को 10-11 बजे तक वेतन हमको बिठाना पड़ा है मेल दे। ये तो जगह नहीं, छोड़ नहीं रहे थे ठेकेदार और ये चुपचाप चल के 1700 और 2000 के दौरे छोड़ के ये मंजूर थे। आज ये सब जो हो रहा है उसका एक सबसे बुरा असर ये है संसाधनों का हस्ताल है और वो यहाँ उड़ीसा जैसा आपका राज्य प्रदान है। इसमें किस किस चीज का उल्लंघन है ये केवल अधिवक्ताओं ने जानने के बाद कही है। बुद्धिजीवियों ने तो जानना ही चाहिए, पर श्रमजीवियों को भी समझना और इसके बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी होता। रफुल्दा हो या ऐसे बहुत सारे दो, आज मनोरंजन मोती जी नहीं है पर कुछ आज तो आई है। सभी ने ये रोल जो ले लिया है, ये भूमिका निभाई है, उनको मैं सलाम करता हूँ। इतनी हिम्मत, इतनी कमिटमेंट, कटिबद्धता दिखाना ये जरूरी होता है और तभी बालियापाल हो या पॉस्को को हटाने की बात हो कहीं ना कहीं जीत होती है। और आज ये समझना है तो आसान बात है समझने की कि किसका किसका उल्लंघन हुआ है। आप कहेंगे अरे पर ये कोर्ट में जाकर बोलेंगे तो भी क्या न्यायाधीश आज के मानेंगे? डरना मत। हम जो 4 स्तंभ है डेमोक्रेसी के लोकतंत्र में उसको नकारते तो नहीं। कोई न्यायाधीश कुछ भी बोलेगा तो एक आध मुद्दा एक आध शब्द पड़ा बल जाता है, पर हम लोग उसको न देखते हुए ये समझे ये संविधान के उल्लंघन के बाद हर स्तंभ के सामने रखना ये हमारा कर्तव्य। संविधान में जबकि ये लिखा है कि हर नागरिक को जीने का अधिकार चाहिए, तो जीने के अधिकार में आवास का अधिकार है, रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। क्या ये सब जिनको आप हटा देते हैं पीढ़ियों से बसे हुए जगह से, उनका सुरक्षित हो सकता है? संविधान में ये लिखा है हर नागरिक को भूख मिटाना, सकस आहार देना मार्गदर्शक सिद्धांत है अनुच्छेद 47। उसी में लिखा है शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी पर ध्यान नहीं है, उससे कमाने पर ध्यान। कैसी बात है? लेकिन मैंने बताया अभी कि हमारी महिला नारा देती है वारे सरकार तेरा खेल, सस्ती दागू महंगा तेल। आज ऐसी स्थिति, पर संविधान में पर्यावरण के जिसका हम भी हिस्सा है, पर्यावरण मतलब ओजोन का लेयर नहीं, जल जंगल जमीन और पहाड़ी नहीं, केवल हवा है जो हम अंदर लेते हैं तो जीते। पर पर्यावरण का रक्षा करना और उसे अधिक समृद्ध बता, तो समृद्ध ओडिशा बहुत अच्छा मार्ग करना।
विकसित भारत बहुत अच्छी बात, लेकिन विकास क्या है और क्या नहीं, और समृद्धि किसकी कितनी, और उसके कारण बर्बादी किसकी कितनी, ये देखना बहुत जरूरी है। कुछ सालों में 19 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाता है। किसका? किसान जो खाड्डे में रहते हैं, कर्जदार होने के लिए आज भी मजबूर है। उकन जो किसान का कच्चा माल भी लेकर बिल्कुल जैसे उपनिवेशवाद था, वैसा ही नवा उपनिवेशवाद के तहत बहुत अमाई करते हैं वो। आज पूरी अर्थव्यवस्था ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक पहुंची है। हम बोलते हैं कि हमारी सोवरेन कंट्री है, संप्रभुता वाली, पर गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना है। आज किसी भी सत्ताधीश के अगर दिल और दिमाग को छूता है तो ही कुछ चीज बदले। हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि ग्राम स्वराज का सपना नहीं केवल संविधान में भी कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंबित था। और 1992 में जब राजीव गांधी ने मंजूर किया कि मुझे समझ में आया है कि ऊपर से 100 कैसे जाएंगे तो 10 में से नीचे पहुंचते हैं, और टेक्नोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, तकनीकी क्रांति से केवल विकास नहीं हो सकता है, तो उन्होंने पावर टू पीपल की बात रही। और 73वां और 74वां संशोधन हुआ तो उसमें ग्राम सभा का और शहर के वार्ड सभा का अधिकार थे। वार्ड बहुत बड़ी इकाई है, तो हम लोग बस्ती सभा का अधिकार मानते हैं। ये अनुच्छेद संविधान के 243 और 244 में स्पष्ट लिखी हुई चीज, इसका उल्लंघन है। आदिवासी और दलितों की बात है तो 5वीं अनुसूची, इसमें बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, पर राज्यपाल निर्णय नहीं लेते हैं, जबकि उनका अधिकार है कि कोई कानून अगर आदिवासी या दलित की शांति और सुशासन पर आगाह करने वाला हो तो राज्यपाल कहेंगे ये कानून यहाँ लागू नहीं होगा। हाँ, उनको फॉर्मेलिटी से लेकर राष्ट्रपति की सहमति है। आज कौन है राष्ट्रपति में? आदिवासी समुदाय से ये भी पहली बार कानून में है। नहीं तो EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इतनी बार। पर अरे पर्यावरण का जो आघात होता है वो सामाजिक और आर्थिक आघात भी होता है, क्योंकि उस प्रकृति के साथ ही जिन्होंने जीना पीढ़ियों से किया है, वो क्या पर्यावरण का आघात होगा और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जैसे ये तैसे रहेंगे? नहीं। तो ये कानून का आज भी उल्लंघन हो रहा है। ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है आज की ग्रामीण विकास से, उन्होंने इस पर सुनवाई लड़े। आपके उड़ीसा के ही MP उल्कार वो इसी अध्यक्ष है, मुझे तो बोलने नहीं दे। कुछ लोगों ने सभाध्यक्ष करके, जबकि पहले कई बार निको बुलाए दीजिए देवी, छोड़ दीजिए कोई भी पार्टी हो। आके लोग हमारे साथ पे थे, और प्रफुल्ल दा की सुनवाई पहले हुई थी, गुजरात के हमारे साथियों की हुई थी, पर ये डरते हैं जिसको उसको नहीं बोलने देते हैं। ये कोई हमको डराने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें हमने सभी एक एक राज्य की क्या स्थिति है 2013 एक कानून को उल्लंघन करने वाले, इस सब प्रस्तुत किया था। इस स्टैंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट आया है इसमें क्लियरली लिखा है कि 2013 के कानून का पालन नहीं हो रहा है। न अंडमान में, न निकोबार में, न मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में केन बेतवा का बड़ा आंदोलन चल रहा है। चिता बना के उसमें सोकर महिलाएं बैठी है।